स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। पहली बात तो जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे चारों ओर फैली हुई चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स हैं हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। अब इसमें इंटरेक्शन होती है, पेड़ पौधे, मनुष्य, जो जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। और एक है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जो भूमध्य रेखा के ऊपर क्षेत्र हैं और भूमध्य रेखा से थोड़े से ऊंचे अक्षांशों पर जो क्षेत्र हैं उन्हें हम ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये इलाका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक क्षेत्रों में आता है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह का जनजीवन, किस तरह के पेड़ पौधे, मनुष्य वहाँ मिलते हैं। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी क्रिकेट टीम हैं, देखते होगे आप, क्रिकेट या फुटबॉल देखते होगे, उसमें खिलाड़ियों का रंग, साइज, चेहरे की बनावट अलग अलग होती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की टीम में देखो आप, कुछ खिलाड़ी गोरे हैं, कुछ काले हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी अलग नस्ल के हैं, चाइना के खिलाड़ी अलग नस्ल के हैं। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है वो डिपेंड करती है। अब देख लीजिए क्लाइमेट कैसी होगी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पे। ये आपका 0 अक्षांश है और यहाँ सूर्य की गर्मी जो बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो यहाँ जो लोग हैं बहुत बारिश वाले क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो रंग उनका थोड़ा सा टेम्परेट जोन के लोगों की बजाय क्या होगा, काला होगा। ठीक है, हाइट कैसी होगी, ये सब ट्रॉपिकल एरिया की वजह से होता है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। रेणुका वाज एक्साइटेड, रेणुका जो एक्साइटेड है, क्यों? क्योंकि उसके जो अंकल है श्रीकांत, वो काफ़ी दिनों बाद घर आए हैं और वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कौन होते हैं? जो जंगली जानवरों के, पक्षियों के, जंगलों में रह के फोटोग्राफी करते हैं। ट्रैवल्ड वाइडली, जो बहुत दूर दूर तक घूमते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पे एक देखा होगा कि कितने जगह पर जाता है वो आदमी और किस किस तरह की लाइफ सिचुएशन में रहता है। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज when her uncle introduced her to books on nature, picture of distant land and people who lived there always fascinate her. रेणुका जो है उसका इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, क्योंकि उसके अंकल ने उसे ऐसी बुक दिखाई है जिसमें पिक्चर्स होती हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, लैंड होती हैं, और वो हमेशा उसे फैसिनेट, आकर्षित करती हैं। और रहा करो इन चीज़ों में, टीवी पे देखने की बजाय बुक्स देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट को देखो, और इनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। तभी एक छात्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन दिस पिक्चर रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। अब आप हमारे ही देश में देखो, बहुत सारे पार्ट हमारा डेजर्ट है, वहाँ पगड़ी और लुंगी के साथ लंबे लंबे पतले लोग मिलेंगे। फ्रोजन लैंड्स हैं, जैसे लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ हमारे सिक्किमी जैसे लोग जो हैं, चौड़े चेहरे वाले और कद के छोटे और गोरे लोग मिलेंगे। इसी तरह रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर जो मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास हैं, और ये इक्वेटर पे हैं 0 डिग्री। यहाँ के जो लोग हैं ये थोड़े से काले होते हैं, उनकी स्किन जो है गर्मी के कारण ब्लैक हो जाती है। ठीक है, जैसे आप दक्षिण की, साउथ की फिल्मों में देखोगे अक्सर काले लोग आपको मिलेंगे। इसी तरह डिफरेंट पार्ट वर्ल्ड के हैं, वो वहाँ हैं लोग, बट दे शेयर सेम बेसिक नीड। लोग चाहे अलग अलग तरह के हैं, कपड़े अलग हैं, भोजन अलग है, लेकिन उनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं। सभी को भोजन, कपड़े और शेल्टर चाहिए। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम, क्रूएल समटाइम एंड देन मेक अप, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिली विद वेरियस थिंग दैट नीड टू बी डन। ये कहता है कि बहुत सारे
श्रीकांत अंकल बताते हैं कि बच्चे भी तो हमारे ही हैं, वो भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डांस करते हैं, मेकअप करते हैं, फैमिली की हेल्प करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्नड ऑफ केयर ऑफ नेचर। वे नेचर के बीच में रहते हैं, इस वजह से वो सीख जाते हैं कि नेचर को कैसे संभाल कर रखा जाए, मतलब नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पेड़ों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, मछलियों को कैसे पकड़ा जाए। देखो मछलियों को पकड़ने के उदाहरण से मुझे याद आया, एस्कीमोज जो हैं वो उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, ठीक, ध्रुवों पर। वहां पानी क्या है, ठंड के कारण बैठ जाता है, मछली यहाँ होती है। जो प्रकाश प्रवर्तन के जो लाइट में रिफ्लेक्शन होती है उसके कारण जो मछली है वो थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन एस्कीमो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको पता होता है कि मछली को तीर कहाँ मारना है। उसको पता है कि ये उठी हुई है, जितनी जहां है वो दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरह से मछली वो सीख जाते हैं, जैसा भी उनका इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, किस तरह से फॉरेस्ट से मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। अगर आप साउथ में देखो जाओ ना, तो वहाँ गुड़ बनाया जाता है खजूर के पेड़ से। इतना लंबा खजूर का पेड़ होता है, यहाँ से उसकी टहनियाँ होती है, यहाँ उसको द्रांति से छील दिया जाता है, छोटी सी हंडिया उसके नीचे लटका दिया जाता है ताकि जो रस है वो यहाँ से आ सके, और उस रस का फिर गुड़ बनाया जाता है। तो हाँ, इस तरह से कैसे फूड कलेक्ट किया जाता है पता होता है सबको। चैप्टर 8, 9, 10 मतलब ये बताया गया है कि इन चैप्टर्स में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, और उसमें सबसे पहले हम अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। देख लो अमेजोन कहाँ है। अमेजोन एक नदी है जो विश्व की सबसे लार्जेस्ट नदी है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, महाद्वीप में है। ओके, ये आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट है जो उत्तर अमेरिका के ठीक नीचे है। ये नदी है अमेजोन नदी, जो एंडीज पर्वत से निकलती है, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वहां से निकलती है। बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। ये जितनी भी ब्लू कलर में रिवर्स दिखाई गई हैं, ये सारी अमेजोन में मिलती है। और अमेजोन तो यहाँ से एक सिंगल नदी निकलती है बस। ये देखो, ये अमेजोन है, इसमें सारी नदियां मिलती हैं। और यहाँ ये सारी नदियां इसमें मिली हुई हैं, और ये आके अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ ये मुहाना इसका ब्राजील में बहती। इसके जो वन है दुनिया के सबसे घने वन हैं। इन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा क्यों कहा जाता है? जिस तरह से ऑक्सीजन, फेफड़े में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, विश्व को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन हमें अमेजोन के जंगलों से सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि वो सबसे घने हैं। विश्व की ये सबसे लार्जेस्ट नदी है क्योंकि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। कई देशों से ये गुजरती है, पेरू, इक्वाडोर, ठीक है, बोलिविया से भी नदी जाती है। इसका नदी बेसिन बहुत सारे देशों से है। ये आपने इसको मैप पे देखा, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। और ये इक्वेटर पे है भाई, बिल्कुल ठीक है, इक्वेटर पे है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, ठीक है। आप ये भी देख लो, ये देखो, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पे होता है ना इक्वेटर, तो ये लगभग सारा इलाका यहाँ है। बिफोर लर्निंग अबाउट अमेजोन बेसिन, बेसिन होता है एक नदी द्वारा सिंचित किया गया क्षेत्र, मतलब जिस एरिया से वो नदी इरिगेशन करती है, बहती है, उसे हम अमेजोन बेसिन कहते हैं। लेट अस लुक एट द मैप। मैप पर देखो, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पास है ट्रॉपिकल रीजन, मैंने आपको बता दिया है। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ये फैली हुई है। सो इट इज रेफर्ड एज टू द इक्वेटोरियल रीजन, इसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इसी क्षेत्र से ये बहती है। नोटिस हाउ इट्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स, नोटिस हाउ इट्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक
ओशन टू द ईस्ट। और ये एंडीज पर्वत से बहती हैं, निकलती हुई नदियों से, और ये बहकर एटलांटिक ओशंस में पहुंचती है। मोहाना उसका वही है, वहीं पर ये डेल्टा बनाती हैं। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। जहाँ से मतलब रिवर पहुंचती है, जहाँ रिवर फ्लो करती है, उसे उसका मुहाना कहते हैं, मतलब नदी का मुंह कहते हैं। न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजोन रिवर टू फ्रॉम द अमेजोन बेसिन। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी नदियां इसके साथ मिलती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पोर्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। देखो कहाँ कहाँ तक ये ड्रेन्स करती हैं, इसका बेसिन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ये देश आप देख लेना, इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे मैप में। ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये ब्राजील है। ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इन देशों से होकर ये बहती हैं। नेम द कंट्री ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। इक्वेटर, आपने वर्ल्ड का मैप देखना है भाई, कहाँ कहाँ से इक्वेटर गुजरती है ये आपने देखना है। इंडिया से गुजरती है कि नहीं ये आप मेरे को बताना कमेंट में। ठीक है, जो इक्वेटर है ये इक्वाडोर से थोड़ा सा भाग कोलंबिया, ब्राजील, 3 देश तो यही हैं। ठीक है, और बहुत सारे साउथ अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश हैं जिनमें से ये गुजरती है। अफ्रीका के काफी देश इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं भाई? जैसे ये रिवर मेन है, इसमें बहकर ये नदी मिल जाती है, तो ये इस नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। दीज आर स्मॉल रिवर, छोटी नदियां होती हैं, दैट ज्वाइन द मेन रिवर, जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। द मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी दैट ड्रेन्स एन एरिया फ्रॉम ए रिवर बेसिन। और जितनी भी ट्रिब्यूटरी से मिलकर ये एरिया बनता है, ठीक है, ये पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं, रिवर बेसिन। ठीक है, एंड कैचमेंट एरिया। द अमेजोन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। और जो अमेजोन है वो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। ओके, उसके बाद क्लाइमेट, यहाँ का जो इक्वेटर सब ट्रॉपिक एरिया है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? गर्म होगा, ह्यूमिड वाला होगा। ह्यूमिड मीन्स जिसमें हवा में नमी होती है। ठीक है, शुष्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, समुद्र बहुत ज़्यादा है, यहाँ नदियाँ हैं, और पानी जो है वो ऊपर उठता है, भाप बनती है, बादल बनते हैं और बारिश से हो जाती है। एक दिन में ही ऐसी ये सारी प्रोसेस हो जाती है। आर्द्रता जिसे हिंदी में बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, नमी। ठीक है, जैसे कई बार आप कपड़े अगर शाम को बाहर सोते हो तो आपको सुबह आपके कपड़े भीगे जैसे लगेंगे, तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। As you know, the Amazon basin stretches directly on the equator and it's characterized by hot and wet climate. जो अमेजोन बेसिन है वो आपको पता है इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म और वेट क्लाइमेट है। वेट मीन्स जो ह्यूमिड वाला है। थ्रू आउट द ईयर सारी साल ऐसा इन्वायरमेंट रहता है। डे और नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन हो या रात हो, इसी तरह नमी बनी रहती है, इसी तरह गर्मी बनी रहती है। तो ये जो साउथ का पोर्शन है इंडिया का, इसी वजह से, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, 8 से शुरू हो जाता है, तो यहाँ भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सर्दियाँ यहाँ नहीं होती। नॉर्थ भारत में सर्दियाँ होती हैं, साउथ में सर्दियाँ नहीं होती। द डे टेम्परेचर आर वेरी हाई एंड वेरी ह्यूमिडिटी। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। मतलब रात होने की वजह से जाहिर है टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, बट ह्यूमिडिटी यूं की यूं रहती है, बल्कि ज़्यादा हो जाती है रात को।
अच्छा, अब इसमें रेन फॉरेस्ट है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देखो इक्वेटर के पास जो है गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ समुद्र बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट भी ज़्यादा घने होंगे। शुष्क भूमि पर फॉरेस्ट थोड़े नहीं उगेंगे। एज इट रेन हेवनली इन द रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो, यहाँ बहुत गहरे जंगल हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेनस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेज डिड नॉट एलो द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। इतना ज्यादा घने वृक्ष हैं कि एक ये वृक्ष है, इसके नीचे ये वृक्ष है, इनके पत्ते नीचे जमीन तक क्या है, सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंचने देते। अंधेरा छाया रहता है दिन के भी समय में इनको। द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डंप, इस वजह से जो ग्राउंड होता है उसमें दलदली भूमि हो जाती है, क्योंकि अंधेरा रहता है तो धूप नहीं पहुंचती, और धूप ना पहुंचने की वजह से ग्राउंड गीले होते हैं। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, सिर्फ ऐसी जो छाया को सहन कर सके ऐसी वेजिटेशन यहाँ उगती हैं। ऑर्चार्ड्स ब्रोमेलेट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, कुछ ऐसे जो जंगली जानवर या पौधे होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो यहाँ उगते हैं। ठीक है। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना मीन्स यहाँ जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। बर्ड्स सच एज टुकॉन्स, हमिंग बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर brilliantly colored plunks, oversized bills for eating make them different and from birds we can commonly see in। मतलब हर क्षेत्र में जाओगे आप बर्ड की क्वालिटी अलग अलग मिलेंगी। तो यहाँ पर टाउकोन्स, हमिंग बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ पैरासाइटाइज जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरों पर किसी का घोंसला छीन लेते हैं या बहुत जल्दी अपना रंग बदलते हैं, या दूसरे मतलब गहरे खोद कर, बिल खोद कर खाना खा लेने में सक्षम होते हैं दूसरे बर्ड्स का। तो इस तरह के बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है दीज बर्ड्स, जैसे एनाकोंडा जैसे बड़े भारी जीव होते हैं ना, सांप होता है एनाकोंडा, वो भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। दीज बर्ड आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, और ये क्या होता है, बिल्स फॉर ईटिंग मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। इंडिया में भी ऐसे बर्ड हैं, टुकैन्स जैसे। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट में ऊंची आवाज में बोलते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ एंड आंट ईटिंग टैप्रिस आर फाउंड हेयर। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स जो वो होते हैं जैसे सांप की तरह रेंग कर चलते हैं। एंड स्नेक आल्सो थ्राइव्स इन दीज जंगल्स, और सांप भी इस जंगल में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल स्नेक, पैथन्स अराउंड एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर आर सम ऑफ दीज स्पाइसेस। एनाकोंडा और बोआ जैसे स्नेक भी यहाँ पाए जाते हैं। बिसाइड दीज बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। इसके साथ साथ पशु पक्षी ये तो पाए जाते हैं, बहुत सारे कीड़े, इंसेक्ट जो होते हैं, कीट पतंगों, उनका भी घर है ये अमेज़न के जंगल या बेसिन, और उनकी हजारों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लश ईटिंग पिनाहा फिश इज आल्सो फाउंड इन दिस रिवर। और इनकी रिवर्स में बहुत तरह की मछलियां, जिसमें से एक पिरान्हा फिश पाई जाती है। पिरान्हा फिश की वो विशेषता है कि ये मांस खाती है। ठीक है। और दिस बेसिन इज थस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। और बहुत सारी भिन्न भिन्न तरह की लाइफ यहाँ पाई जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा रिच हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं। जंगलों की कमी की वजह से, कटने की वजह से
बहुत सारे पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। ब्रोमेलिड क्या होती हैं? ब्रोमेलिड्स आर स्पेशल प्लांट, वो ऐसे प्लांट होते हैं दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, जो अपने पत्तों में पानी स्टोर करके रखते हैं। एनिमल लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, और जो एनिमल जैसे फ्रॉग जैसे एनिमल हैं वो इस तरह अपने अंडे देने के लिए इस तरह के पत्तों का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।